Hello friend, this is Shivam Sanger in front of you and today we have to start the first chapter of your class 12 CBSE board chemistry that is solid state. सर ये फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा गया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और ये आपके फर्स्ट बुक के फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स। फिजिकल केमिस्ट्री ओवरऑल 23 मार्क्स की आती है, जिसमें कि पहला चैप्टर है जिसका वेटेज 4 मार्क्स है। मतलब इस चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 4 मार्क्स के आएंगे। 4 मार्क्स का मतलब सर ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आएगा जिसका 4 मार्क्स का होगा, बिल्कुल नहीं। मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सबको मिला दे तो 4 मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर है? आगे सन में दूसरी बात, सर इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? 2 तरीके से, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल। न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे सर, थ्योरेटिकल ज्यादा आएंगे? बिल्कुल न्यूमेरिकल ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और आएंगे तो ऐसे 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 1 मार्क्स का थ्योरेटिकल, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स की थ्योरेटिकल। तो सर फिर चैप्टर काहे के लिए पढ़े? न्यूमेरिकल ही पढ़ लें। बेटा न्यूमेरिकल को सीखने के लिए चैप्टर सीखना आवश्यक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बहुत ही आगे आने वाले चैप्टर है ना, इससे बहुत रिलेट करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, आपको इस चैप्टर को सीखना है अच्छे से। अब बात करें सर, 2 डाउट्स और आते हैं मेरे मन में। पहला डाउट, सर क्लास 11th में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर देखो पढ़ा है तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, अगर नहीं पढ़ा तो इससे सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अब आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो अब आपको क्लास 12 में बस एक चीज ध्यान रखनी है, डेडिकेशन और डेडिकेशन और डेडिकेशन। मतलब आपको देखना है बहुत ध्यान से, लिखना है बहुत ध्यान से और सुनना है बहुत ध्यान से। तो ये 3 चीजें करनी है। क्लास 11 में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से लेके जितना आपके सिलेबस में है सारी चीजें हम लोग वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर की सॉलिड स्टेट। चैप्टर बड़ा है और बड़े चैप्टर को हम लोग छोटा कैसे बनाते हैं? टुकड़ों टुकड़ों में बांट के। तो ऐसे ही मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में बांट दिया है, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सर पार्ट फर्स्ट में जो पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड एंड इट्स टाइप। मतलब हम लोग पढ़ेंगे सर सॉलिड क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। पार्ट सेकंड में सर स्टडी ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल, और इससे रिलेटेड जो भी टर्म होंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड, पैकिंग इन सॉलिड, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उन्हें कैसे पैक किया जाता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। एंड कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम इसमें पढ़ेंगे, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आता है। और पार्ट फोर्थ, डिफेक्ट इन सॉलिड एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एक बात और सर, ये वाला पार्ट जो है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट है। मतलब इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो नॉर्मल से बाकी के 2 पार्ट ना पढ़े, बिल्कुल है, उनसे भी चांसेस है। अगर 0.1% चांसेस भी, तब भी आपको पढ़ना ही है। तो चलिए सर हम लोग इस चैप्टर की स्टडी करते हैं पार्ट फर्स्ट से। तो स्टडी है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड एंड इट्स टाइप। चलिए सर हम लोग इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड एंड इट्स टाइप। मतलब सर इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड क्या होता है और उसके टाइप। और सॉलिड से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को आता होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, पर तब भी मैंने बोला था कि सर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से। क्लियर है? अगर आपको आता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, चैप्टर के साथ फ्लो करना है, मतलब बहना है चैप्टर के साथ, भावनाओं में बहना है। पर इतना मत बह जाना कि चैप्टर ही उड़ जाए सर से। चैप्टर को समझना है, फील करना, अगर फील ना आए तो उन चीजों को याद भी करना है। क्लियर है? केमिस्ट्री कुछ लर्निंग भी होती है और कुछ फीलिंग भी होती है, तो फील भी करना है और लर्न भी करना है। तो चलिए सर इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड जो आता है सर, मैटर। जब भी हम सॉलिड स्टेट के बारे में दिमाग में आए तो सबसे पहला वर्ड ही आता है मैटर। मैटर 2 टाइप के होते हैं, एक जो गली मोहल्लों में हो जाए वो भी मैटर होते हैं, वो तो आप लोग सुलझा लेते हैं। एक मैटर होता है जो यूनिवर्स जिससे मिलकर बना होता है। यूनिवर्स जिससे मिलकर बना होता है सर, वो मैटर क्या होता है? वो मैटर एनीथिंग, दुनिया में हर वो चीज जो जगह को घेरे, जगह को घेरे और उसका कुछ ना कुछ वजन हो, वो क्या है? मैटर। दुनिया में आसपास जितनी भी चीजें देखें, हम खुद मैटर है, बोर्ड भी मैटर है, सारी चीजें ये भी मैटर है। क्योंकि देखिए ये जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा सर, इसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा, तो इसका मतलब ये क्या है? मैटर। क्या सर दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो मैटर नहीं है? बिल्कुल है। सुख दुख, क्या ये चीजें मैटर है? इमोशन, प्यार, दुलार, ये सारी चीजें मैटर नहीं है। क्या ऐसा होता है कि आप जब खुश होते हैं तो आपका वजन बढ़ जाता है, आपके हार्ट के अंदर, मतलब दिल के अंदर बहुत सारी जगह खुशी घेर लेती, दुख घेर लेता? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब है सुख दुख, प्यार,
नफरत, ये सारी चीजें मैटर नहीं, ये सब वर्ड है जिसको हम सुनते हैं, ये फीलिंग है, इमोशंस है। क्लियर है? आ गया समझ में? एयर भी मैटर है। क्लियर है? अब सर एयर तो हमें दिखती नहीं है, मैटर कैसे? बैलून में भर के देख लेना, वजन नाप लेना, मैटर समझ में आ जाएगा, मैटर है। चलिए, तो सर अब मैटर कितने फॉर्म में पाया जाता है? मैटर की डेफिनेशन समझ में आई? दुनिया में हर वो चीज जो कुछ ना कुछ जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम लोग मैटर बोलेंगे। आ गया सर। दूसरी चीज, सर मैटर कितने फॉर्म में पाया जाता है? जैसे इंसान 3 फॉर्म में पाया जाता है ना सर, या तो मेल होगा, फीमेल होगा, या कॉमन जेंडर। तो मैटर भी 3 फॉर्म में ही पाया जाता है, या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 सर कह दो, हमने तो 2 और सुनी, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। सर वो नहीं बता रहे, वो बेटा 9th में पढ़ चुके। हमें यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस पे फोकस करना है, और उसमें से भी सॉलिड पे फोकस करना। तो चलिए सर, मैटर कितने फॉर्म में पाया जाता है? 3 फॉर्म में। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। पढ़ना कौन सा है सर? सॉलिड। तो अब बात आती है सर सॉलिड की डेफिनेशन की, लिक्विड की और गैस। मेनली हम सॉलिड की पढ़ेंगे। सर अगर हम आपसे बोल देना कि सर सॉलिड को डिफाइन कर दो, तो पता कुछ लोग क्या करने लगते हैं, सर दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम है, वो सॉलिड होते। बेटा ये चरित्र के बारे में बता रहे हैं आप। किसके बारे में बता रहे? चरित्र। सॉलिड की डेफिनेशन इस तरीके से बता सकते हो, पर ये एग्जैक्ट नहीं है। तो सर आप ही बता दो कौन सी डेफिनेशन एग्जैक्ट है। बिल्कुल हम ट्राई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा हो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। सर हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, क्लियर है सर, आ गया समझ में। दूसरी चीज, इन तीनों चीजों में क्या अलग अलग दिख रहा और क्या कॉमन दिख रहा? पहले आप एक चीज बताओ, इन तीनों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है? सर है पार्टिकल। क्या है? पार्टिकल। सॉलिड मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। तो ये तीनों भी किससे मिलकर बने हैं? पार्टिकल से। अब सर पार्टिकल का मतलब, पार्टिकल का मतलब हो सकता है एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। तो सर वही बोलो आप। एक बात बताओ, जब तक आपको नहीं पता कोई इंसान मेल है, फीमेल है, कॉमन जेंडर है, तो उसे इंसान तो बोल सकते हो। ऐसे ही हमें नहीं पता कि ये पार्टिकल एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन, तो जब तक नहीं पता तब तक हम क्या बोलेंगे? सर पार्टिकल। क्या बोलेंगे? पार्टिकल। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों किससे मिलकर बने हैं? सर पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तीनों पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो पहली चीज कॉमन है। सर अलग क्या है? अलग ये है, इसमें पार्टिकल पास पास है, इसमें पार्टिकल थोड़ा सा दूर है, इसमें बहुत दूर है। किसमें सर? गैस में बहुत दूर है। किसमें सर? गैस में। तो इतना तो समझ में आ गया, सॉलिड में पार्टिकल पास है, लिक्विड में थोड़ा दूर और गैस में और दूर। तो सर अब बताइए ऐसे ये सब पार्टिकल पास क्यों है, इसमें थोड़ा दूर क्यों, इसमें बहुत दूर क्यों है? तो इसी चीज को, किसी भी स्टेट को समझाने के लिए 2 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स? 2। पहला होता है सर इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। पहला होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, दूसरा थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स को ही हम अट्रैक्टिव टेंडेंसी बोलते हैं और थर्मल एनर्जी को सर हम बोलते हैं रिपल्सिव टेंडेंसी। क्लियर है सर? आ गया सर। ये चीज है कि आपने बता तो दी, ये तो समझ में आ गया। किसी भी स्टेट को समझाने के लिए 2 पैरामीटर्स होने चाहिए, मतलब 2 चीजें, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। चलो हम बताएं। इंटरमोलिकुलर फोर्स वो चीज होती है जो 2 मॉलिक्यूल को बांध के रखती है, 2 पार्टिकल को बांध के रखे। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब होता है 2 पार्टिकल को बांधना। ये कोशिश करता है कि 2 पार्टिकल क्या आ जाए? पास में आ जाए। और ये थर्मल एनर्जी, मतलब हीट से कुछ लेना देना है। थर्मल एनर्जी बेटा वो मतलब इसका काम होता है 2 पार्टिकल को थोड़ा सा दूर रखना। थर्मल एनर्जी का मतलब थोड़ा सा पार्टिकल को दूर रखना और इसका काम पास रखना। थर्मल एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल की एनर्जी। जितनी ज्यादा होगी पार्टिकल उतनी तेजी से घूमेंगे और उतनी ज्यादा वो क्या भागेंगे? दूर। अगर पार्टिकल दौड़ रहे हैं तो वो पास नहीं रहेंगे, क्या भागेंगे? दूर। तो इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल को पास में रखता है और ये पार्टिकल को दूर रखता है। तो बस आगे से डेफिनेशन बिल्कुल। इसमें सॉलिड स्टेट में कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होगी? सर नॉर्मल सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ऐसी स्टेट जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो, थर्मल एनर्जी क्या हो? कम पार्टिकल की, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल बंधे रहते हैं, ना कि भागते हैं। तो बंधे रहते मतलब कौन सी चीज ज्यादा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। थर्मल एनर्जी क्या है? कम। तो बताइए क्या समझ में आया? ऐसी स्टेट जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल के बीच में जो है वो ज्यादा हो, किससे? थर्मल एनर्जी। उस स्टेट को क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट। अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हो, दोज स्टेट इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। गैस में क्या हो जाएगी? पार्टिकल दूर रहते सर तो थर्मल एनर्जी, और लिक्विड में लगभग बराबर। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया।
तो अब आपसे कोई पूछे तो सॉलिड स्टेट की आप डेफिनेशन बता सकते हैं। अब सर दूसरी चीज आती चरित्र के बारे में, जो आप डेफिनेशन बताते थे। तो चलिए सर डेफिनेशन की बात कर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। चरित्र, सॉलिड के चरित्र क्या होते हैं? तो सॉलिड के यहाँ 5 चरित्र लिखे, वैसे और भी होते हैं, 5 पे फोकस करेंगे हम लोग। सर पहला क्या है? दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। अब ये सॉलिड है, इसका शेप और साइज दोनों चीजें फिक्स है। डेफिनेट का मतलब फिक्स। आप इसको जेब में रख लो, कहीं भी यहां रख लो, यहां रख लो, कहीं भी रख लो, इसका शेप चेंज होने वाला नहीं है। तो सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता, शेप और साइज चेंज नहीं होता। दूसरा, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के जो सॉलिड होता है ना, उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। पूछो क्यों सर? बताइए क्यों? नॉर्मल सी बात है, उनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है ना, पार्टिकल के बीच में वो स्पेस भी फिक्स है। तो पार्टिकल को कहीं भी रख दो, वो उतनी ही जगह घेरेंगे जितनी, अगर इसको हम यहां रख दे तब भी उतनी जगह घेरेगा, आप अपने पास रख लें तब भी उतनी जगह घेरेगा। इसका मतलब इस जो स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है वो हमेशा सेम होता है, और ऑक्यूपाइड स्पेस को ही क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या रहता है? डेफिनेट। क्यों? ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? ज्यादा, और स्पेस कम। क्लियर है? अब तीसरी चीज है, दे आर रिजिड। आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या है? स्पेस होता है पर बहुत कम होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? ज्यादा। तो क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है सर? ज्यादा, इस वजह से वो रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड। दे आर रिजिड। सर रिजिड क्या होता है? ठोस। क्या सर? ठोस। कुछ लोग कहते हैं ना, जो पढ़ते लिखते नहीं, उनसे कहते हैं ठोस बुद्धि है तुम्हारी। सर ठोस का मतलब चाहे जो कुछ करते रहो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ठोस बुद्धि वाले होते हैं। ऐसी सॉलिड भी ठोस होता है। इसको आप कितना भी मार लो, कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, इसका शेप आकार चेंज नहीं होगा। ऐसे सब्सटेंस जिनमें कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी एक्सटर्नल फोर्स, हथौड़े से कुछ भी लगा लो, इसका शेप चेंज नहीं होगा। ज्यादा ना लगा देना, फिर चेंज टूट ही जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर अगर उसका शेप चेंज ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? रिजिड। अच्छा सर रिजिड क्यों है? क्योंकि उसके बीच में स्पेस कम है और मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? ज्यादा, इस वजह से वो रिजिड है। क्या है? रिजिड। तीसरा, सर जो पार्टिकल है देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है कि जिससे मिलकर वो बने होते हैं सॉलिड। कौन सा मोशन करते हैं? वाइब्रेटरी। मैं आपको एक बात बता दूं कि 3 टाइप के मोशन होते हैं। सर कैसे? एक तो चलना, सीधा चलना, इसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। एक होता है रोटेशनल, घूमना ऐसे, उसे क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। और एक मटकना होता है, उसे क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी। अब ये बताओ, सॉलिड बेचारे फंसे हैं ऐसी कंडीशन में, जैसे आप भंडारा खाने गए हो, अगल बगल निकलने की जगह ही नहीं है। तो जगह नहीं तो अगल बगल मटकते रहोगे, नहीं मटकते रहोगे, अपनी जगह बैठे बैठे अगल बगल वाले को धक्के देते रहोगे। उसी मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल है ना, वो सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, अपनी जगह बैठे बैठे मटकते रहते हैं, अपनी मेन पोजीशन पे बैठ के वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट। तो एक ही टाइप का मोशन होता है। और दे आर इनकम्प्रेसिबल। नॉर्मल सी बात है, इनके बीच में जगह ही नहीं है, पार्टिकल के बीच में ज्यादा, तो आप इन्हें ज्यादा दबा नहीं सकते। दो दे आर लेस कंप्रेसिबल, इन्हें आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। और सॉलिड का आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है। मतलब अच्छा सर, कौन से सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली सर। मैटर पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन में सॉलिड की डेफिनेशन जान ली हम लोगों ने, और कैरेक्टरिस्टिक जान लिए। अब हम लोग जानेंगे सर क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के टाइप। आप लिखिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। चलिए सर, हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सॉलिड क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक। अब सर हमें पढ़ना है कि सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया। तो जरा ध्यान से देखिए सॉलिड को। अच्छा, सॉलिड किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। उनके पार्टिकल का ऑर्डर कैसा है, इसके बेसिस पे सॉलिड को 2 तरीके से बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कैसे लगे हुए हैं, इस तरीके से सॉलिड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमोर्फस सॉलिड, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एक ट्रू सॉलिड और फेक सॉलिड। जैसे इंसान 2 तरीके के होते हैं, ट्रू और फेक, ऐसे सॉलिड भी 2 तरीके के होते हैं, ट्रू और फेक। ट्रू सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, और फेक सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड। और अमोर्फस सॉलिड का ही सर दूसरा नाम होता है स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड लिक्विड। सर फेक तो आपने कहीं नहीं लिखा, क्योंकि फेक सॉलिड वैसे नाम नहीं होता, हमने अपने मन से दे दिया। क्लियर है? क्योंकि फेक लोग क्या होते हैं? अच्छा एक बात है, फेक इंसान क्या होते हैं? सर वो लोग जो इंसान जैसे दिखते हैं पर इंसान नहीं होते,
बस यही है कि दिखते हैं सॉलिड जैसे, पर ये सॉलिड जैसे होते नहीं है, कुछ गुण आ गए इनमें सॉलिड की, इस वजह से सॉलिड मान लेते हैं। ऐसे फेक इंसान होते हैं, उनके अंदर इंसानों के गुण नहीं होते, कुछ गुण आ जाते हैं इंसान के, इस वजह से उन्हें क्या मान लिया जाता है, इंसान। तो अभी हम देखेंगे कैसे सर ये फेक सॉलिड है, क्लियर है। पर पेपर में ना लिख देना सर ने बोला था कि हमने फेक है तो हमने फेक सॉलिड लिख दिया। हम लोग बोलेंगे कि सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड का दूसरा नाम है स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड लिक्विड। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है सर। चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है जरा ध्यान से देखो, नाम तो इसी से क्लियर है, क्रिस्टलाइन मतलब ऐसा सॉलिड जो बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर बना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पर सर डेफिनेशन रियल में क्या है, देखो ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। नॉर्मल सी बात है, सॉलिड है तो ऑर्डर में तो अरेंज होंगे, ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज हो अप टू लॉन्ग रेंज। सर लॉन्ग रेंज का मतलब है कि पूरे क्रिस्टल में पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज हो, लॉन्ग रेंज का मतलब यहां पे ये इन 3D स्पेस। नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता है कि सॉलिड हमेशा क्या होता है, 3D होता है। क्या होता है, 3D। तो चलिए सर ऑर्डर में अरेंज देखते हैं, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है, थोड़ा सा पूरा सॉलिड तो नहीं बना सकते, उसका कुछ पार्ट बना दिया मैंने। देखिए सर इसमें आप देख रहे हैं ये पार्टिकल है ए और बी। देखिए ए के बाद क्या आया, बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए। फिर अगर हम बनाते तो क्या आ जाता, बी, फिर बनाते तो ए। बनाया नहीं, यहीं तक बना दिया, और भी बना सकते हैं आप। तो ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, तो ये तो डेफिनेट ऑर्डर हो गया ना सर। बस आपने यहीं देखा, यहां भी देख लो। फिर सर बी आया, बी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी। तो इसका मतलब है पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज है, यहां भी ऑर्डर में अरेंज है। तो इसका मतलब ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज हो। सर किस में अरेंज हो, ऑर्डर में, पूरे क्रिस्टल में। जब पूरे क्रिस्टल में होते हैं तो उसे लॉन्ग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज। दो सॉलिड इन विच पार्टिकल आर अरेंज्ड इन पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज इन 3D स्पेस, इस कॉल्ड क्या सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आ गया समझ में। सॉलिड जिसमें पार्टिकल हो ऑर्डर में अरेंज और लॉन्ग रेंज तक, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रू सॉलिड है बिल्कुल। सर नॉर्मल सी बात है, कैसा ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लंबी दूर तक क्या है, पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज है। सर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स। सर फिक्स का मतलब है कि अच्छा फिक्स को हम शार्प ही बोल सकते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहां लिखा है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो फिक्स बोलो, शार्प बोलो, एक ही है। पैना मतलब एक ही, पक्का एक ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे हम इसका बोले कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 पे ही पिघलेगा, फिक्स है ना 50। तो एग्जैक्ट जब कोई वैल्यू बोली जाती है तो फिक्स होती है, तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है। चलिए अगर 50 है तो 50 पे ही पिघलेगा, इसका कहने का मतलब ये था। अब सर मतलब ये सॉलिड शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सर क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने तो पहली बार सुना। क्लीवेज का मतलब तो समझ में आ रहा है, तोड़ना। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी होती क्या है, देखो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई सॉलिड ले लिया, ये सॉलिड है। जब किसी सॉलिड को दो भागों में तोड़ो या काटो, व्हेन अ सॉलिड इज कट इनटू 2 पीसेस, और काटने के बाद एक नया सरफेस आएगा, बिल्कुल आएगा। और नया सरफेस अगर प्लेन आ रहा है, ऐसा चिकना बिल्कुल प्लेन आ रहा है, तो समझ लेना वो सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसी को क्लीवेज प्रॉपर्टी बोलते हैं। बताइए क्या, व्हेन अ सॉलिड इज कट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन, then it means they show cleavage property। अगर किसी सॉलिड को दो भागों में काटें और काटने के बाद जो सरफेस बने वो बिल्कुल चिकना हो, मतलब प्लेन हो, स्मूथ हो, तो ऐसे सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ ऐसे ही होता है, आप उन्हें काटोगे तो उनमें बिल्कुल चिकना आएगा, मतलब बिल्कुल प्लेन आएगा सरफेस, जो टूटने काटने के बाद बनेगा वो बिल्कुल प्लेन आएगा। चलिए सर आ गया, दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। सर एनाइसोट्रोपिक क्या होता है, चलिए यही बात मैं आपको बता देता हूं। सर एनाइसोट्रोपिक, एक बात सुनना, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग अलग आए। मतलब ये सॉलिड है, अगर हम यहां से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नापे ऐसे तो अलग आ रही, यहां से नापे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या आ रही, अलग। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप रहे तो अलग आ रहा, यहां से नाप रहे अलग। तो ऐसे सॉलिड जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग डायरेक्शन में अलग आए, ऐसे सॉलिड को हमें एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक।
मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की किस अलग अलग डायरेक्शन में अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू नापी तो वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग। सर अलग अलग क्यों आती, आपने तो कह दिया, हमने मान लिया कि अलग अलग आती, पर अलग अलग क्यों आती? देखो यहाँ पे ये सॉलिड दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है सर। अगर हम ऐसे नाप रहे, देखो जरा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू नापी, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा, क्या नापा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में, तो वैल्यू आई 4.2 मान लिया, ठीक है। तो बताओ इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट कैसा है सर, ए फिर बी फिर ए, अगर होता तो बी, तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट है इस डायरेक्शन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 4.2 आई। अब सर चलो हम सर इस डायरेक्शन में नाप लेते हैं, बिल्कुल। जब हमने इस डायरेक्शन में नापी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.2 आई। सर जी का हो गया, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग काहे आ गई? देखो इस तरीके से अरेंजमेंट कैसा है, ए ए ए ए ए ए, मतलब इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग है, इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग है। अब आ गया समझ में सर, अगर अरेंजमेंट अलग हो इसी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आई, अलग अलग। समझ में आ गया? पहले बताइए एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग डायरेक्शन में अलग है। डिफरेंट सॉलिड है, मतलब सॉलिड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन आर एनाइसोट्रोपिक। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या होते हैं, अलग अलग। तो आ गया समझ में? तो बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, इनके पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं? ऑर्डर में सर। कब तक? अप टू लॉन्ग रेंज इन 3D स्पेस, उन्हें क्रिस्टलाइन बोलते हैं। क्या इनका ऑर्डर कैसा होता है? लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज? लॉन्ग रेंज सर। क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है या नहीं होता है? फिक्स होता है सर। और ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते नहीं करते हैं? करते हैं सर। चौथा, ये कैसे नेचर में होते हैं? एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है सर हर डायरेक्शन में उनके एक ही सॉलिड के अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। क्या है सर? अलग अलग। आ गया समझ में? क्लियर है सर। एग्जाम्पल है क्वार्ज, ऑल मेटल। हमारे आसपास जितने भी सॉलिड होते हैं ना ज्यादातर वो इसी के एग्जाम्पल होते हैं। मेटल, सोना चांदी च्यवनप्राश, ये सारे इसी में आते हैं। कॉपर, तांबा, जिंक, सारे जितने भी मेटल होते हैं ना पीरियड टेबल में 90 कितने होते हैं? 91। वो सारे के सारे किस में आते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। NaCl, CO2, आइस, P4, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है? चलिए सर आ गया हमें, बिल्कुल आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। और इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बोला गया? क्योंकि ये बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर बने हैं, इस वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड इनका नाम पड़ा। अब आते हैं सर अमोर्फस, जिसके फेक इंसान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फेक सॉलिड के बारे में। अमोर्फस सॉलिड या जिसी को हम स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं, और अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं सर? फेक सॉलिड। क्या बोलते हैं? फेक सॉलिड। आप पढ़ते हैं सर डेफिनेशन, चलिए। पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। जो सर इसमें भी पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज है, पर अप टू शॉर्ट रेंज। कहां तक? शॉर्ट रेंज में। ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल ऑर्डर में तो अरेंज हो पर थोड़ी दूर तक, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड। देखिए जरा, ये सॉलिड दिख रहा है, ए के बाद क्या आया? बी। सर ऑर्डर में है। बी के बाद ये, सर ये तो ऑर्डर में है, और फिर ए के बाद बी, लो। सर ये तो ऑर्डर ही में है, पर बी के बाद क्या आ गया? लो। सर बी आ गया, मतलब अब ऑर्डर में नहीं है। यहां तक तो ऑर्डर में थे, पर इसके बाद इनका ऑर्डर बिगड़ गया, ऑर्डर चला गया। चलो सर इसकी इस वाली लाइन में देख लो, ए के बाद ए, फिर ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, फिर इसमें तो सर कोई ऑर्डर ही नहीं है। इसमें बी के बाद बी बी बी, फिर बी, मतलब बी 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 बी, फिर ए, मतलब सर कहीं ऑर्डर नहीं, बस थोड़ी दूर तक ऑर्डर था। मतलब ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल ऑर्डर में तो अरेंज हो सकते हैं पर थोड़ी दूर तक, अप टू शॉर्ट रेंज, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे सर? अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलेंगे? अमोर्फस। आ गया समझे? इसी वजह से ना शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इनका ऑर्डर कैसा होता है? शॉर्ट रेंज, थोड़ी दूर तक अरेंज रहते हैं। सर इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? फिक्स नहीं। इनका नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। फिक्स कहने का मतलब है जैसे मान लो ये अमोर्फस सॉलिड है। कैसा है? अमोर्फस। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम बोलेंगे 50 से लेके 70 के बीच में है भैया। कितना? 50 से 70। तो फिक्स बोला क्या? 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 65, मतलब कितना भी हो सकता है, 55, 65, कितना भी हो सकता है, पर फिक्स नहीं है, रेंज में है। किसमें है सर? रेंज में। तो ऐसे सॉलिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो, रेंज में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। आ गया सर। सर क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते नहीं, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इसका मतलब है अमोर्फस सॉलिड को आप जब भी काटोगे तो काटने के बाद सरफेस चिकना नहीं आएगा, स्मूथ नहीं आएगा, इरेगुलर, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। कैसा आएगा? टेढ़ा मेढ़ा। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते। आइसोट्रोपिक इन नेचर। सर आइसोट्रोपिक का मतलब होता है
ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में क्या है, सेम। मतलब यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप पे तब भी एक मान लो 4 आ रहा है, यहां से भी नाप रहे 4 आ रहा है, हर जगह से क्या आ रहा है, 4। तो ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में क्या है, सेम, उन्हें आइसोटोप। बताओ क्या, सॉलिड विच है सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, लिख लिया करो, सॉलिड विच है सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या, आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक कौन होते हैं, अमोर्फस। सर ऐसा क्यों, देख लो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखना। देखे सर, देखें, बिल्कुल देख लो, लो सर, लो 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 लो, लो जैसे देख लिया, लो सर। इस डायरेक्शन में क्या कोई अरेंजमेंट है क्या, ए ए बी, कोई अरेंजमेंट नहीं है सर, कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप जरा ध्यान से देखना, हमने ऐसे कर लिया, ये बी ए, ये भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है सर कहीं से भी नाप लो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं अपने मन से कि हर जगह सेम है, ऐसा मान लेते हैं। तो इस वजह से कि क्योंकि किसी भी जगह रेगुलर ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हर जगह से फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आती है, सेम। आगे समझे, इस वजह से क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। एग्जाम्पल सर, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। प्लास्टिक तो दिखती हो आपके घर में, बाल्टी वाल्टी रखे थे प्लास्टिक की। पॉलीमर, पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर होते हैं उनके आगे पॉली लगा होता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीयूरिथेन, ये पॉलीमर है। पर क्या जिनके आगे पॉली लगा वही पॉलीमर है, नहीं। टेफ्लॉन पॉलीमर है, पॉली नहीं लगा। सेलोफेन पॉलीमर है, पॉली नहीं लगा। तो बहुत सारे ऐसे भी पॉलीमर होते हैं जिनके आगे पॉली नहीं लगा होता। ये एग्जांपल है किसके, अमोर्फस सॉलिड के। सर इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बताइए ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस होता है। सर बहुत आसान है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड क्वार्ट्ज, आप बता सकते हो। सर हमें तो पता है कि ग्लास अमोर्फस सॉलिड है और क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने। सर एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग डायरेक्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑब्जर्व डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक सॉलिड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा गया और हर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग। क्या आ रही है, अलग अलग। क्लियर है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। बताओ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी अलग अलग आ रही तो कौन सा सॉलिड होगा, सर एनाइसोट्रोपिक। क्या होगी, एनाइसोट्रोपिक। और एनाइसोट्रोपिक क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा। एनाइसोट्रोपिक कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन। क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, बिल्कुल करता है सर, शो करता है। आगे समझे, एक क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से चॉइस करो कि कौन सा क्रिस्टलाइन और अमोर्फस है। एग्जाम्पल आपको भर भर के याद होने चाहिए, क्योंकि ये आप कोई तरीका नहीं होता एग्जाम्पल का। आपसे क्वेश्चन आएगा 8-10 दे देंगे कि बताओ प्लास्टिक कौन सा सॉलिड है। आप दिमाग में सोच रहे प्लास्टिक है कौन सा, अमोर्फस। बताओ पॉलीमर कौन सा सॉलिड है, सर अमोर्फस। सर पॉलीविनाइल क्लोराइड, अमोर्फस। सर सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टलाइन। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है सर। आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर। अच्छा एक बताओ हमें किसके बारे में पढ़ना चाहिए, ट्रू इंसान के बारे में या फेक इंसान। सर नॉर्मल सी बात है, ट्रू के बारे में। तो पूरे चैप्टर में अब बस इसी की स्टडी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। फेक इंसान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। पर सर आपने एक बात नहीं बताई कि इन्हें स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड क्यों बोलते हैं। चलो हम बता दें कि अमोर्फस सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए ये लिक्विड की तरह बहने लगते हैं। तो अमोर्फस सॉलिड ऑन हीटिंग हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड। अमोर्फस सॉलिड को अगर आप गर्म करेंगे तो ये लिक्विड की तरह बहने लगते हैं भावनाओं में। जैसे इंसान बह जाते हैं भावनाओं में, ऐसे ये भी बह जाता है। कैसे, हीट करने पर। हीट करने पर लिक्विड की तरह बहने लगता है, इस वजह से हम इसे स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। सर कोई एग्जांपल है क्या इसका, बिल्कुल है। आप कांच की खिड़कियां देखते होंगे, नीचे मोटी होती है और बीच में या ऊपर पतली। ऐसा क्यों, जब कांच को धूप मिलती, हीट मिलती है, तो उसके अंदर का सॉलिड क्या होता है, फ्लो करता होगा लिक्विड की तरफ। फ्लो करके कहां इकट्ठा हो जाता होगा, नीचे। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे ये है, मान लो जरा ध्यान से देखो, यहां पे लो सर, लो 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 लो, ये क्या हो गया सर, लो सर, लो लो लो, इसी को उठा लें। चलिए देखिए जरा ध्यान से, ऐसा मान ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ये ऊपर की थिकनेस हो गई। आप देखो ये खिड़की तो नहीं दिख रही, कहते हो सर ये ऊपर की थिकनेस पतली है, नीचे मोटी है। आगे समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तो आर्ट हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। क्या समझ में आया कि खिड़कियां नीचे मोटी होती है, ऊपर पतली। क्यों, ऊपर से कांच बह के कहां जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, ड्यू टू अमोर्फस सॉलिड। क्योंकि वो खिड़कियां कौन सी सॉलिड होती है, अमोर्फस। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और
कि ग्लास को सुपर कूल लिक्विड की एनसीईआरटी लिख के ले लो, तो मैं एनसीईआरटी के इंडेक्स टेक्स्ट में है व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड टू बी अ सुपर कूल लिक्विड। ये सेम है दिस क्वेश्चन, व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड टू बी अ सुपर कूल लिक्विड। क्यों माना जाता है? नॉर्मल सी बात है सर, ग्लास अमोर्फस सॉलिड है और अमोर्फस सॉलिड को हीट करने पर वो लिक्विड की तरह बहने लगता है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी अ सुपर कूल लिक्विड। आगे समझे एक बात और, सर अमोर्फस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है शेपलेस, जिसका कोई शेप नहीं होता है, तो इसका शेप डेफिनेट नहीं होता है, इसका शेप डेफिनेट होता है। आगे समझ में, अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप कितने होते हैं। चलिए एक चीज और बची है, क्या इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस में कैसे कन्वर्ट करें और अमोर्फस को क्रिस्टलाइन में। जैसे कि आप सभी को पता है क्या सर, कि क्रिस्टलाइन में अगर हम ऐसी ही बात करें, ऐसे भी तो बना सकते हैं क्रिस्टलाइन को, जरा ध्यान से देखो कि ऑर्डर में अरेंज है, बिल्कुल डेफिनेट ऑर्डर में है, नहीं है, और ये ऑर्डर में नहीं हो, मतलब थोड़ी दूर तक ऑर्डर हो ठीक है, पर ऑर्डर कहीं ऐसा ऐसा हो जाए, देखो मतलब ये देखो ऑर्डर है एक डेफिनेट ऑर्डर, ये डेफिनेट ऑर्डर नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं ऐसे भी। तो सर आप एक बात बताइए कि इसको इसमें कन्वर्ट करना कर सकते हैं कैसे? अगर अच्छा एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ से ऑब्जर्व करो सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा ऑर्डर आपको कहां दिखता है? प्रेयर में, प्रेयर में बिल्कुल लोग की डेफिनेट लाइन में एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं सब लोग, पर वही भीड़ में या भंडारे में चले जाओ तो भंडारे भीड़ में चले जाओ तो भीड़ में क्या नहीं कह देंगे बिल्कुल ऑर्डर में चलेंगे, ऐसा नहीं होता। भीड़ में तो उल्टे सीधे रैंडमली लोग मूव करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भीड़ है हमारी अमोर्फस सॉलिड और प्रेयर है हमारी क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम आपसे कह रहे हैं बताओ जरा कि मतलब प्रेयर में जो लोग खड़े हैं कुछ ऐसा आप करो जिससे वो भीड़ में कन्वर्ट हो जाए और वो भीड़ में बने ही रहे, तो बताओ कैसे करोगे? सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या? लठा चला दो, भयंकर लठा चला दो, जैसी लठा चलाओगे तो तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है लठा मार रहे उसके बाद वो खड़े करें नहीं सर आप मार लो हम तो ऑर्डर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो आपने जैसी लठा चलाओगे तो तुरंत तितर बितर भागेंगे बहुत तेजी से, और कह दो बॉम्ब गिर रहा है, बॉम्ब है और लठा चला दो तो वो तेजी से भागेंगे। जब भागेंगे तो ऑर्डर में रहेंगे क्या? नहीं, इनडेफिनेट रैंक ऐसा हो जाएगा ऑर्डर उल्टा सीधा। और जब उल्टा सीधा हो जाएगा और एकदम बंद कर दो, एकदम फुल स्टॉप मंकी डंकी मंकी फुल स्टॉप बोल दो तो वहीं रुक जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? अमोर्फस सॉलिड। बस वही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने हीट किया, हीट करने का मतलब है लठा चला दिया। जैसे ही हीट करोगे पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी, उल्टे सीधे मूव करने लगेंगे या लिक्विड की तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर उन्हें रैपिड कूलिंग कर दो, एकदम ठंडा, मतलब जैसे ये ऐसे हुए और एकदम रैपिड कूलिंग, एकदम फ्रीजरिंग में रख दिया समझ लो। तो जब एकदम ठंडा कर दोगे तो उन्हें दोबारा ऑर्डर में आने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? अमोर्फस सॉलिड में। समझ में आ गया? अच्छी बात है। नहीं तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। कैसे? आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करो, रैपिड कूलिंग कर दो तो तुरंत वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोर्फस में। अब बताओ भीड़ को फिर से पेयर में अरेंज करना, फिर नॉर्मल सी बात है सब, फिर लठा चलाओ और क्या करो? फिर धीरे धीरे ना समझाओ बेटा, आराम से बेटा आप लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से तो खड़े हो जाएंगे। बस वही है, हीट किया तो डिसऑर्डर थे और डिसऑर्डर हो गए, फिर धीरे धीरे कूलिंग की। आपने जैसे धीरे धीरे कूलिंग की तो पार्टिकल को ऑर्डर में अरेंज होने का क्या मिल गया? मौका। तो पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्या? अमोर्फस सॉलिड को हीट करो और स्लो कूलिंग करो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। सर इसका कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी? बिल्कुल है। मैंने एक बात बोली थी ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है बताओ। सर ग्लास हमारा अमोर्फस सॉलिड है और क्वार्ट्ज हमारा कौन सा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा ये बताइए कि क्वार्ट्ज को ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सेम सर, हीट कर दो, क्या कर दो? हीट और रैपिड कूलिंग, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लास में। और ग्लास को क्वार्ट्ज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉरी, ग्लास को क्वार्ट्ज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सर हीट कर दो और स्लो कूलिंग। ये आपके एनसीईआरटी का टेक्स्ट का क्वेश्चन है। किसका है? टेक्स्ट का। आगे समझ में। तो ग्लास और अमोर्फस सॉलिड में ये का डिफरेंस है कि ग्लास हमारा अमोर्फस है, क्वार्ट्ज ग्लास कौन सा है? क्रिस्टलाइन। क्वार्ट्ज कौन सा है? क्रिस्टलाइन। और दूसरी बात कि अगर आपको ग्लास को क्वार्ट्ज में कन्वर्ट करना तो हीट करके धीरे धीरे कूलिंग कर दो, और हीट करके रैपिड कूलिंग करोगे तो क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखो पहले पढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर लास्ट टॉपिक बचा है पार्ट फर्स्ट का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है ना, इसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में बांट दिया गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। सर पहला कौन सा? मेटेलिक सॉलिड। दूसरा कौन सा? आयनिक सॉलिड।
तीसरा कोवेलेंट सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। दो यहां लिखे, दो इसके बाद हम लोग समझते हैं। बताइए क्या? पहला कौन सा? मेटेलिक। पहला सर मेटेलिक, दूसरा आयनिक, तीसरा कोवेलेंट और चौथा सर, हाँ सर मॉलिक्यूलर, या मिक्की माउस कह दो, माइक माउस, मिक माउस, ऐसे आप फर्जी तरीके होते हैं ये याद करने के। डायरेक्ट याद करो, पहला मेटेलिक, दूसरा आयनिक, तीसरा कोवेलेंट सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। बहुत आसान है डेफिनेशन। देखिए इनसे क्वेश्चन बनते, डेफिनेशन नहीं आती, फिर से मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम में इनसे एक एक नंबर के ही क्वेश्चन बनेंगे। नहीं तो आप सोचो सर ये डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज आयनिक सॉलिड, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज, डेफिनेशन नहीं आती है, धोखे में ना रहना। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है क्या, कोई एक लाइन से क्वेश्चन उठा लेंगे, तो समझना है इसको आपको। क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बता दूंगा। मेटेलिक सॉलिड, सर मेटेलिक सॉलिड की अगर हम लोग बात करें, मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जो कंसिस्ट हो कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। सर कर्नल क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे ये मेटल है के जब एक, अच्छा मेटल का काम, अच्छा आपको सभी को पता है मेटल बहुत दानी होते हैं तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो मेटल क्या करते हैं? तुरंत इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एक भी निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, वो औकात पे डिपेंड करता है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एक, और क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। ये के क्या है? पोटेशियम। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन गया? के प्लस। जब मेटल जो इलेक्ट्रॉन निकाल जाता है उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फ्री इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ज्यादा नाम सर बिल्कुल ना पता, भूल जाएंगे। एक ही नाम याद रखो कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो मेटल का बचा हुआ है उसे हम लोग कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल, या आम भाषा में हम लोग पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं। तो बताओ, मेटल तुरंत, मेटल को आप, मेटल के अंदर जो होते हैं ना वो दो फॉर्म में होते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन बना लेता है, और क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एटम जब भी बोलो तो मेटल एटम के अंदर दो चीजें होती है, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कि मेटेलिक सॉलिड कौन से मिलकर बनाता है? ऐसे सॉलिड जो कर्नल से, मतलब पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हो, और बंधे किससे हो? बंधे हो मेटेलिक बॉन्ड से। ऐसे सॉलिड जो किससे मिलकर बने हो? कंसिस्ट ऑफ कर्नल, मतलब पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड बाइंड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। ऐसे सॉलिड जो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हो और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो? मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा? मेटेलिक बॉन्ड। सर देखिए जरा ध्यान से, यहां देख लीजिए आपने, के ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, के प्लस बना, तो एक इलेक्ट्रॉन को कई सारे के प्लस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। एक इलेक्ट्रॉन को कई सारे के प्लस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो इनके बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे उतने ज्यादा क्या होंगे? इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में चार के प्लस लटके पड़े हैं। एक अनार चार बीमार, एक अनार चार बीमार। इसको बेचारे चार लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबको लग रहा है जी हम आए, सबको लग रहा है हम आए, तो सब बेचारे अट्रैक्ट अपना हिस्सा जता रहे। आ गया समझ में? तो इसका मतलब है के प्लस, ऐसे बहुत सारे के होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, के प्लस बन जाते हैं, फिर उस इलेक्ट्रॉन को कई सारे आयन उसको क्या करते हैं? अट्रैक्ट, और उनके बीच में क्या बन जाता है? मेटेलिक बॉन्ड। तो बस इतना याद रखो, मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हो। पॉजिटिव आयन को कर्नल भी बोल सकते हैं, और वो किससे बंधे हो? मेटेलिक बॉन्ड से, एंड बाइंड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। आ गया समझ में? अब एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत राज की बात बताया मैं आपको। बताइए सर कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो किसी सब्सटेंस में, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो या नहीं हो, इसके लिए क्या रीजन होता है? सर आप ये बता दीजिए। दो में से अगर एक भी चीज है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। सर क्या आंखें और नाक? नहीं, दो में से एक चीज का मतलब है कि या तो आपके पास मूविंग आयन हो। आयन कैसे? आयन होना जरूरी नहीं है, मूविंग माने मूव करते हुए, चलते हुए, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती। या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। कैसे हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से एक भी चीज आपको दिख जाए ना तो समझ लेना इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? पास। बताइए, मूविंग आयन, मूव करते हुए, ऐसे बैठे नहीं है, बैठे आयन कुछ नहीं कर पाते। मूविंग आयन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से एक भी अगर आपके पास है तो आप में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये तो सॉलिड है, तो इसमें सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मेटेलिक सॉलिड, बिल्कुल सर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती। कभी भी मेटल में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना तुरंत हो जाएगी। लोहा होता है मेटल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ऑल मेटल्स, जितने भी, कौन कौन से सर? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोजियम, सीजियम, फ्रांसियम, ब्रास, सोना चांदी, चंद्रप्रास। सोना चांदी मतलब सिल्वर और गोल्ड। क्लियर है? चंद्रप्रास काट दो उसको। आगे समझ में? बताइए मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? जो पॉजिटिव आयन फ्री इलेक्ट्रॉन से बंधे हो। फोर्स कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? बिल्कुल होती है। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलिए सर
आयनिक सॉलिड, नाम से ही क्लियर है, आयन से मिलकर बने हो, कंसिस्ट ऑफ आयन। और सर आयन कितने टाइप के होते हैं? दो, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और आयन्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बताओ, ऐसे सॉलिड जो आयन से मिलकर बने हो और आयन्स किससे बंधे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड। तो नाम से डेफिनेशन क्लियर होगी, कंसिस्ट ऑफ आयन एंड बाइंड टुगेदर बाई, बंधे हो किससे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड। सर आ गया क्या सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? जरा ध्यान से देखो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब ये है कि मोल्टन स्टेट में और एक्वा स्टेट में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, पर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते। सर हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि जो मोल्टन स्टेट का है, एक्वा स्टेट का है। मोल्टन का मतलब होता है जब हम किसी सॉलिड को पिघला दें तो वो मोल्टन स्टेट। सर एक्वस, जब हम किसी चीज को हम पानी मिला दें तो वो एक्वा स्टेट हो जाएगी। क्लियर है? तो वो कहना चाह रहे हैं कि कोई आयनिक सॉलिड है, अगर उसको आप पानी मिला दो या पिघला दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, पर अगर आयनिक वो सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। जैसे नमक NaCl, नमक, सूखे नमक में तार लेके जाओ, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, पर पानी में मिला दो या उसे पिघला दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती। सर ऐसा क्यों? हमने बोला था कि सर आयंस होने चाहिए, पर आयंस कैसे मूव करते हुए, बस वही रीजन है। रीजन ये है कि सॉलिड में आयंस आर फ्री टू मूव, सॉरी आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस आजादी से घूम ही नहीं सकते, बेचारे बंधे होते हैं अगल बगल। सॉलिड का मतलब आजकल वही होता है जैसे बच्चा बंधा हुआ अपने घर में, या एक जेल में कोई कैदी बंधा हुआ, इस तरीके से। मतलब घर में तो खैर कुछ लोग आजाद भी होते हैं, मतलब एक तरीके से एक कैदी जेल में बंधा हुआ जंजीरों से, तो बेचारा कहीं मूव ही नहीं कर सकता। ऐसे ही तो आयन सॉलिड स्टेट में बंधे रहते हैं बंधन से, फोर्स से, तो इस वजह से उसमें मूव नहीं कर पाते, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पर उन्हें जैसे जेल से बाहर निकले, मतलब जैसे उन्हें पिघला दिया या इनमें पानी मिला दिया, तो वो तेजी से मूव करने लगते हैं। वो तेजी से मूव करेंगे तो मूविंग आयंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, व्हाई आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वा स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो बताइए, क्योंकि सर सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं कर पाती, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, पर जैसे ही उन्हें पिघला देते हैं या पानी मिला देते हैं, आयंस घूमने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। मूव कमर दर्द वाला नहीं बेटा, यहाँ पे है घूमने वाला। तो आयंस मूव करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। आगे समझ में। और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल NaCl, KCl, ऐसे नाम। पोटेश, सोडियम क्लोराइड, दो कंपाउंड के नाम जब भी देखें तो समझ लेना क्या है, वो आयनिक सॉलिड ही है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, सीजियम क्लोराइड, जब भी दो नाम देखें तो समझ लेना वो क्या है? आयनिक सॉलिड। क्या है? आयनिक सॉलिड। पर कभी कभी आयनिक सॉलिड नहीं भी होता है, तो EM दिख जाए हमको मिला के, EM और आइड दिख जाए तो समझ लेना EM दिख जाए। अगर वो मेटल के लिए हमेशा याद रखना, मेटल में क्या आता है? EM, IUM। तो EM दिख जाए और एक उसके साथ और दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड। क्लियर है? एग्जाम्पल आते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप बताइए कि इसमें कौन सा सॉलिड है। क्लियर है? आ गया तो हम क्वेश्चन पूछे इनसे दो से, बताइए सर। अच्छा, मेटलिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है? हाँ सर, हो जाती है। मेटलिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास, रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटलिक सॉलिड किससे मिलकर बने होते हैं? सर पॉजिटिव आयन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या सर आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है? हाँ, नहीं हो पाती, पर सॉलिड स्टेट में नहीं हो पाती, मोल्टन एक्वा स्टेट में हो जाती है। क्लियर है? चलिए, अब सर दो बचे हैं एग्जाम्पल, कौन कौन से आप खुद बताइए, जरा बताइए। हाँ सर, दो बचे हैं हमारे। एक बचा है सर कौन सा? एक बचा है हमारा कौन सा, बताइए। बिल्कुल सर, एक बचा है सर हमारा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा है कोवैलेंट सॉलिड, और चौथा बताइए कौन सा है? चौथा है सर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहले कोवैलेंट पढ़ लें। बिल्कुल सर, ये बने होते हैं कंसिस्ट ऑफ एटम से। किससे मिलकर बने होते हैं? ऐसे सॉलिड जो एटम से मिलकर बने हो, और नाम से क्लियर है। एंड सर बाइंड, बाइंड माने बंधे हो टुगेदर, किससे सर बंधे हो? कोवैलेंट बॉन्ड से। तो ऐसे सॉलिड जो किससे बने हो बताओ जरा? एटम से। तो ऐसे सॉलिड जो एटम से मिलकर बने हो और उनके बीच में बंधन कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे सॉलिड को हम लोग कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। अच्छा बताओ, ये 3D होते हैं, इन्हें 3D नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D नेटवर्क होता है इनमें। मतलब कोवैलेंट सॉलिड का एक नाम और होता है, बताइए क्या? इसे हम
नेटवर्क सॉलिड प्यार से बोल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का निकनेम होता है ना, जैसे कुछ लोगों का गोलू मोलू, छोटू मोनू, जैसे घर का निकनेम होता है, ये स्कूल का नेम, ऐसे ही ये इसका स्कूल का नेम है, ये निकनेम है नेटवर्क सॉलिड। क्योंकि इसके जो कोवेलेंट सॉलिड के जो एग्जाम्पल है वो 3D नेटवर्क होते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ये इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं सर? इंसुलेटर। नॉर्मल सी बात है, ना तो आपको आयन दिख रहा है इसमें, ना ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सर एग्जाम्पल घनघोर तरीके से रट लेना। डायमंड, सर ग्रेफाइट, काहे सर का कह रहे थे आप अभी? का कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और हमें क्या दिख रहा? हमें तो पता है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, एक्सेप्शन है जी। ग्रेफाइट को छोड़ के किसी कोवेलेंट सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से रट लेना। सर एक और बच्चा, कौन सा बताओ? पहला था मेटलिक, आयनिक, कोवेलेंट और सर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर लास्ट बचा है चौथा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। बस बस बहुत ज्यादा हो रहा है, बस ज्यादा ना पढ़ो, बस यही है, बस लास्ट यही है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से क्लियर, किससे मिलकर बना है? कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। शाबाश, मतलब आप होशियार तो है। किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। एंड बाइंड, बाइंड माने बंधे हुए। किससे? बंधन से। कौन से बंधन से? वैन डर वाल्स फोर्स। कौन से बेटा? वैन डर वाल्स फोर्स। आगे सर बताइए सर क्या? ऐसे सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो और वो बंधे हो वैन डर वाल्स फोर्स से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और सर ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के सर? 3 टाइप के। बताइए कौन से? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सर एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? चलिए सर एक बात बहुत ध्यान से रखना, मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। और यहां लिखे दे रहा हूं मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिस पार्टिकल से मिलकर बने हो। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल से। ये सॉलिड बने होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। कौन से? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कौन से? पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स हो। कौन सा हो? डाइपोल डाइपोल फोर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बताओ क्या? पहले मैं लिख लूं फिर आपको समझा देता हूं। नॉन पोलर वाले बने होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। क्लियर है सर? इनके बीच में होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन डिस्पर्सन फोर्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। सर जी फोर्स तो हमें सुने सुने लग रहे हैं, कहीं हमने सुने हैं, कहीं कहीं सुने हैं क्या? ये बिल्कुल सुने हैं सर हमने। देखो यहाँ पे आगे सर, देखो ऐसे सॉलिड, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। इनके बीच में फोर्स कौन सा होता है? वैन डर वाल्स। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं और उनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो और उनके बीच में होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स, या सिर्फ डिस्पर्सन फोर्स भी बोल सकते हो। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ऐसे सॉलिड जो पोलर मॉलिक्यूल से बने हो पर उनके बीच में बॉन्ड कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें तो इनर्ट गैस आ जाती है सारी। कौन सी? इनर्ट गैस। हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स रबीना। हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स रबीना। CO2 भी आ जाता है इसी में। क्लियर है? पोलर में सर HF सॉरी HCl, ठीक है, NH3 ये इसमें आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में सर HF, H2O, और नॉन पोलर में बहुत सारे आते हैं, आयोडीन भी आता है, फास्फोरस, बहुत सारे आ जाते हैं। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मैं बता दूं। ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, ना ही क्या है सर, ना ही इलेक्ट्रॉन है, ना ही आयन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये भी इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर। अब हम इन चारों को कंपेयर करते हैं एक साथ। क्लियर है? लिख लो फिर हम कंपेयर करते हैं एक साथ। ये सर अब हम लोग को पढ़ने वाले हैं कि जो हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पढ़े, जो नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक, मेटलिक और कोवेलेंट सॉलिड। अब इनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने से क्या होगा? आपने अभी तक जो पढ़ा वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब रिवाइज करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी इसमें। चलिए सर
कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, यहां देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। कितने टाइप में सर? 3 टाइप में। तो मैंने भी यहाँ 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है सर पोलर, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? अब सर किस तरीके से कंपेरिजन करेंगे? 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज हैं जिसके तरीके से हम लोग क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे। सर वो कौन सी? पहली है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है। आपको पता है ना, पार्टिकल कितने होते हैं? 3, या तो एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। अब मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 आते हैं। मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के सब, पोलर और नॉन पोलर। बस इतना याद रखिएगा। बताइए क्या सर? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है कि कोई भी सॉलिड कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है। उस पार्टिकल सर कौन कौन से होते हैं? एटम होता है, या तो मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। और मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के, पोलर और नॉन पोलर। सर पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा आने वाले चैप्टर में। आपको बस अभी याद रख लो। मैंने बोला था ना कुछ चीजों को आपको याद भी रखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। बस सर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मतलब जो सर पार्टिकल होंगे उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा हम लोग इसमें जानेंगे। फिजिकल नेचर कि सर पार्टिकल सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे हम लोग इसमें जानेंगे फिजिकल नेचर में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सर वैसे तो हम लोग कंडक्टिविटी भी लिख सकते थे, पर आप सभी को पता है कि कंडक्टिविटी 2 टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये चेक करती है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। थर्मल कंडक्टिविटी हीट पास होने की बात करती है, पर हमें सिर्फ चेक करना है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी उस सॉलिड में पास हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है कि उसका गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। क्लियर है? याद है? चलिए सर मेल्टिंग पॉइंट, कुछ लोग माँ का प्यार भी बोलते हैं इसे, पर हम लोग इसे मेल्टिंग पॉइंट ही बोलेंगे। सर मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? देखिए सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ना, वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया? जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। या कह दो माँ का प्यार जितना ज्यादा होगा उनको अलग करना उतना ही कम, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल तो सर हम लोग को याद ही करने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं है। थोड़ी जुगाड़े हैं पर जुगाड़ ज्यादा काम नहीं आती, कहीं ना कहीं उनके एक्सेप्शन होते हैं, वो फेल भी हो जाती, तो आप एग्जाम्पल याद ही करना। ठीक है? तो चलिए सर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो आप खुद बताइए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से, ये बात तो आ गई। पर सर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलके बने होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलके बने होंगे सर? नॉन पोलर से। किससे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। आ गया सर, क्लियर आ गया। मैं पोलर मॉलिक्यूल किससे मिलके बने होंगे? बिल्कुल सर पोलर मॉलिक्यूल से। किससे? पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी किससे मिलके बना होता है? पोलर मॉलिक्यूल से। आगे सर में बताइए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड रियलिटी में किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। अब उसके अंदर ये आता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलके बने होते हैं? सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनके नाम से ही क्लियर है कि ये वाले सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और ये वाले भी सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सॉलिड होते हैं ये भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर ही बने होते हैं। अब सर आते हैं आयनिक सॉलिड पे। सर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? मतलब ये किससे मिलकर बने होते हैं? नाम से क्लियर है सर, आयन से। किससे मिलकर बने हैं सर? आयन से। आयंस का मतलब है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब बात आती है मेटेलिक सॉलिड। मैंने बताया था मेटेलिक सॉलिड बना होता है मेटल एटम से। किससे? मेटल एटम। और मेटल एटम के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो कर्नल होता है। क्या होता है सर? कर्नल। और क्या होता है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी को याद है सर हम कर्नल को और क्या बोल सकते थे? बिल्कुल सर, पॉजिटिव आयन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेटेलिक सॉलिड जो है वो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते। चलिए सर आ गया। अब बताइए कोवेलेंट सॉलिड किससे मिलकर बने होगा? बिल्कुल सर, एटम हो, सॉरी मॉलिक्यूल हो चुका, आयन हो चुका, तो अब क्या बचा? एटम। तो कोवेलेंट सॉलिड बने होते हैं एटम से मिलकर। तो ये लाइन आपको याद होगी। बताइए मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर। क्लियर है? आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बने होते हैं सर? आयन से। आयन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन।
मेटेलिक सॉलिड सर मेटल एटम से। मेटल एटम कौन से होते हैं? कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन। सर कोवेलेंट सॉलिड किससे मिलकर बने होते हैं? सर एटम से। क्लियर है। अब हम लोग ये जानते हैं कि इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है। क्लियर है। चलिए सर जानते हैं। अगर हम लोग बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं लंदन फोर्स। कौन सा बेटा? लंदन फोर्स, या फिर हम लोग डिस्पर्सन फोर्स। कौन सा? डिस्पर्सन फोर्स। बेटा लंदन का मतलब वो नहीं है कि जो आप लोगों ने सिटियों मतलब देशों का नाम सुना है। लंदन यहाँ पे एक बात है, लंदन एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। चलिए, तो नॉन पोलर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है सर? लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। अब पोलर के बीच में कौन सा फोर्स होता है? ये होता है सर डाइपोल डाइपोल। कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स आ गया सर। चलिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि इसका नाम है, आपको याद मैंने बताया भी था, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। चलिए सर आगे। आयनिक सॉलिड में आयन से मिलकर बना है, और आयंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या बेटा? अट्रैक्शन। क्लियर है। तो आयनिक सॉलिड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, मेटेलिक सॉलिड में सब मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। और कोवेलेंट सॉलिड में सब कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। आ गया ना सर? बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट ना है मुझे। अब है सर फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर की सर बात करें, ये सॉफ्ट होते हैं या हार्ड होते हैं? देखिए बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग यहां से बात करते हैं फिर यहां आते हैं। आयनिक सॉलिड सर कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड, बट ब्रिटिल। हार्ड होते पर ब्रिटिल भी होते हैं। ब्रिटिल का मतलब समझते हो कि अगर इन्हें मानो तो अगर इन्हें पीटो तो ये तुरंत टूट जाएंगे। अगर हैमर से इन्हें मार दें तो ये तुरंत ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कमजोर दिल के होते पर होते सख्त। तो हार्ड तो होते बट ब्रिटिल इन नेचर। मेटेलिक सॉलिड ये भी सर हार्ड होते हैं। ये भी क्या होते हैं? हार्ड, पर याद रखना बट मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं सर? मेलिएबल। आप लोगों को याद है मेलिएबल? आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा? सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, आप जो पढ़ा दो वही हम पढ़ लेंगे। बेटा मेलिएबल डक्टाइल का मतलब होता है मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम किसी मेटल को मारते हैं या किसी भी सब्सटेंस से हम बीट करते हैं तो मेटल एक चादर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और डक्टाइल, जब मेटल को आप खींचोगे तो टूटेगा नहीं, वो एक तार में कन्वर्ट हो जाएगा, पतले से तार में। तो ये प्रॉपर्टी डक्टाइल होती है। तो मेटल के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबल और डक्टाइल। सिर्फ मेटल में होती है। सब कोवेलेंट सॉलिड ये सब हार्ड होते हैं, और बहुत ज्यादा हार्ड। बहुत हार्ड। कैसे बेटा? बहुत हार्ड। आगे समझो, कोवेलेंट सॉलिड सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है। चलिए सर हम लोग बात करते हैं, इनकी तो आपने बात ही नहीं की। तो देखो ये वाला जो फोर्स होता है ना, सबसे वीक होता है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं? सॉफ्ट। क्या होते हैं? सॉफ्ट। ये क्या होते हैं सर? सॉफ्ट होते हैं। और ये भी क्या होता है सर? सॉफ्ट होता है। पर ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ये क्या होता है? हार्ड। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं? हार्ड। आगे समझने, पर कोवेलेंट सॉलिड से ज्यादा हार्ड नहीं होते। चलिए अब सर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि सर किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किसमें नहीं होती। अच्छा, हमने आपको एक बात बताई थी सर, बताइए क्या बात बताई थी? हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए आपके पास दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए। बताइए क्या? गाड़ी या पैसा? बेटा ये चीजें अलग हैं, पर हम रियलिटी में कह रहे हैं कि आपके पास दो में से कोई एक चीजें हो तो आप में इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। बताइए सर क्या? एक तो मूविंग आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन। आयंस मूव करते हुए होने चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी आप में से। चलिए सर बताइए, इसमें ना तो हमें आयंस दिख रहा है, ना तो सर हमें आयन दिख रहा है, और ना ही क्या दिख रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने का सवाल ही नहीं है। तो ये इंसुलेटर हो गया। कैसा हो गया सर? इंसुलेटर। और ये भी सर क्या होगा? इंसुलेटर। ये भी, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। पूछो क्यों सर? क्योंकि इनमें ना तो हमें सर क्या दिख रहा? एटम दिख रहा, सॉरी, ना ही मूविंग आयंस दिख रहा है और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती ही नहीं है। अब आते हैं आयंस में। सर आयंस तो दिख रहे हैं हमें, आयंस तो हमें दिख रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जानी चाहिए। बस यही तो गजब की बात है कि ये इंसुलेटर होते हैं। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। आपको याद आया होगा, मैंने बताया था
इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट नॉट इन क्या बेटा, मोल्टेन और एक्वा स्टेट। सर जी का कह रहे हैं आप, ये हम बता चुके बेटा, कह नहीं रहे, हम बता चुके क्या कि सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, मतलब इंसुलेटर का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना होती है, मतलब सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इनमें। आयनिक सॉलिड जो होते हैं इनमें सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, पर इन्हें पिघला दो, मोल्टन माने पिघलाना, एक्वस माने पानी मिला दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। सर एग्जाम्पल, नमक है, नमक को पानी मिला दो या पिघला दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, सूखे नमक में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं कर पाते, आयंस मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। पर आप पिघला दोगे या पानी मिला दोगे मोल्टन और एक्वा स्टेट में, आयंस क्या करने लगेंगे सर? मूव करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। क्या मूव मतलब? घूमने लगेंगे। और जैसे ही आयंस मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगती है? पास। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में तो नहीं करते, पर पिघली हुई स्टेट में और पानी मिलाने पर ये पास इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। चलिए सर आ गया। सर क्या मेटेलिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? बिल्कुल देखते हैं। क्या इनके पास आयन है? हाँ आयन भी है। सर क्या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? तो बस यही देख लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, आयन इनके मूव नहीं करते, पर इनके इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री। तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं? कंडक्टर। क्या होते हैं? कंडक्टर। अगर आपसे पूछे कि मेटल में, मेटेलिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए सर आ गया। कोवैलेंट सॉलिड। सर इसमें तो ना हमें आयन दिख रहा, ना फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा और ना मूवी, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो बेटा ये इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर। पर इसका एक एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट। इसके एग्जाम्पल में आता है ग्रेफाइट, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। क्लियर है? चलिए सर अब बात करें, अब बात है मेल्टिंग पॉइंट की। मैंने बोला था जिसका फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होगा। तो देखो सबसे ज्यादा हार्ड कौन होते हैं? सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है? कोवेलेंट सॉलिड। और इनका 3D स्ट्रक्चर होता है, जाल, मकड़ी का जाल तरीके से होता है, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है। वेरी हाई बोलो, वेरी हाई। क्या बेटा? वेरी हाई। क्लियर है? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? कोवेलेंट सॉलिड का। सर उससे कम होता है हमारे किसका बेटा? किसका कम होता है सर? आयनिक सॉलिड का। किसका? आयनिक सॉलिड का। वेरी हाई और हाई। मेटेलिक सॉलिड का थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। तो हम इसे लो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लो। और पोलर का भी लो होता है बेटा, इसका भी लो होता है, इसका तो वेरी लो। इसका फोर्स क्या होता है? सबसे वीक। लंदन फोर्स सबसे वीक होता है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे कम। आगे समझ में? कोई डाउट रट लेना। बताओ सबसे ज्यादा किसका होता है? कोवेलेंट का बता सकता है आज आपको, उससे कम आयनिक का, फिर मेटेलिक, फिर मॉलिक्यूलर। क्लियर है सर? अब बचा है सर एग्जाम्पल तो भर भर के याद करने आपको। क्या भर भर के? इसके आपको याद होंगे सर, बिल्कुल। एक तो सबसे फेवरेट आपका डायमंड, सर आ गया। ग्रेफाइट, बिल्कुल आ गया सर। क्वार्ज जो सुना था ना आप लोगों ने, क्वार्ज, SiO2, ऐसे क्वार्ज ही बोलते हैं, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सारे इसी के एग्जाम्पल है। कोवेलेंट सॉलिड के कम एग्जाम्पल है तो पूरे ही याद कर लेना। क्लियर है? चलिए सर मेटेलिक सॉलिड के जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स। सर ऑल मेटल माने सोना, चांदी, देखो ये चांदी है, सोना है, सोना चांदी च्यवनप्राश। और भी होते हैं सब, ब्राश, रुबिडियम, और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। किसके? मेटेलिक सॉलिड के। चलिए सर आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। सर आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड का मतलब है सर दो कंपाउंड हो, उसमें दो, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सर अमोनियम सल्फेट। अच्छा सर इसका याद करने का एक तरीका है, फर्जी है, खैर हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा, कि जब भी इसमें एक मेटल जोड़ा होगा, एक नॉन मेटल जोड़ा होगा, तो एक बात सुनना, जब भी EM लिखा हो, EM के साथ एक वर्ड और जोड़ा हो, मतलब सोडियम फिर क्लोराइड, पोटेशियम और फिर उसके साथ एक और जोड़ा क्लोराइड, ऐसी अमोनियम, EM लिखा है पर सल्फेट, तो EM लिखा हो उसके साथ कुछ जोड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक। और मेटेलिक में क्या होता है? EM लगा होता है। मेटेलिक के सभी मेटेलिक में नहीं होता, पर ज्यादातर मेटल्स के आगे क्या लगा होता है? EM। तो अगर अकेला लिखा है रुबिडियम, सीजियम अकेले लिखे तो समझ लेना मेटेलिक सॉलिड है, और EM के साथ कोई और है तो वो आयनिक सॉलिड है। क्लियर है? नहीं तो एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हो। अब सर इसके एग्जाम्पल और देख लो। हाइड्रोजन बॉन्डेड की तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आइस। कौन सा? आइस। ज्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा। पोलर का सर कोई एग्जाम्पल बता दो। बिल्कुल
आप बात करें तो SO2 की, ये भी इसका एग्जाम्पल है सर। और कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल NH3 भी इसका एग्जाम्पल है सर। नॉन पोलर, बिल्कुल नॉन पोलर के भी एग्जाम्पल बहुत सारे, आयोडीन, P4 और हीना, नीना और करीना की, जेरोक्स, रवीना, ठीक है। और भी मतलब अगर हम लोग बात करें बेंजीन, बेंजीन भी इसी का एग्जाम्पल, बेंजीन पोलर में आ जाता सॉरी, ठीक है। आ गया समझ में? कोई डाउट है? चलिए, तो ये सारे सर इसके एग्जाम्पल हो गए किसके? मॉलिक्यूलर। अच्छा सर, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन कैसे बनता है पूछू मैं क्वेश्चन? बिल्कुल, एनसीईआरटी का ही इंटेक्स का क्वेश्चन ये है। ये कहता है कि एक सॉलिड ए है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो पहले सुनना, सॉलिड ए है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, और उसमें उस जरा ध्यान से सुनना, सॉलिड ए इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। अब दिमाग लगाओ, इंसुलेटर सर कौन कौन है? इंसुलेटर जे है और इंसुलेटर जे है, और ये सब है, मतलब या तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा या कोवेलेंट। आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा टेम्परेचर में मेल्ट होता है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? इसका। तो आंसर क्या हो गया? कोवेलेंट सॉलिड। आगे सुनिए अगला क्वेश्चन। एक सॉलिड है जो, जरा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है एंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबल डक्टाइल, और उसके अंदर प्रॉपर्टी है मेलिबल और डक्टाइल की। नॉर्मल सी बात है सर, मेलिबल डक्टाइल तो एक ही में होता है, मेटलिक सॉलिड। तो आंसर क्या हो गया? मेटलिक सॉलिड। एक क्वेश्चन कि आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉरी, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वा स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते क्योंकि आयंस मूव ही नहीं करते, पर मोल्टन एक्वा स्टेट में पास कर देते क्योंकि उसमें आयन मूव कर जाते हैं। क्लियर है? और तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे आपको एग्जाम्पल दे देंगे, वो आपसे कहेंगे बताओ कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवेलेंट है, और ये भी पूछ सकते हैं कि उनके बीच में कौन सा फोर्स है। तो आपको पहचानना जरूर होगा कि कौन सा, अगर आप ये पहचान लेंगे तो उनके बीच का फोर्स भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ साथ पार्ट फर्स्ट खत्म होता है, और अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सब पार्ट सेकंड की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड।